ये स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स हो गया था ये। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ये भी हो गया सर, लिमिटेशंस ये भी हो ऑन गया द था। पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हो गया था। यस सर, इसके बाद से होगा एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ओके, इसको देखते हैं। सो नाउ व्हाट इज एस्पिरेशंस? एस्पिरेशन क्या होता है? आकांक्षा। आकांक्षाएं, उम्मीदें। ठीक है, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये यहाँ दो वर्ड है, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए होता है? इट इज़ फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, फॉर द कंट्री। तो वहाँ के एस्पिरेशंस और गोल्स कहा जा रहा है कि क्या लक्ष्य है। ठीक है, उस समाज के, उस सरकार के क्या लक्ष्य हैं, गोल्स क्या है, व्हाट आर द गोल्स विथ विच द गवर्नमेंट शुड वर्क। देखिए, इसको समझेंगे। मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिटेड देमसेल्व्स लार्जली to allocating decision making power and setting some limits to government power. Okay, क्या कह रहा है कि most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to government power. Limits, यहाँ पर word है limits। ठीक है, तो इसको भी याद करना होगा इस लाइन को। हाँ, नहीं इसलिए आपको लिखने कह रहे हैं ना, ये लिखना आप ये नहीं समझिए, आपको लग रहा है कि सर बहुत समय लग रहा है, ये मेंस के लिए है, ये पीटी नहीं है। यहाँ यही आपको वहाँ लिखना होगा एग्जाम में, यही आपको लिखना होगा एग्जाम में पूरा, इसलिए आपको, हाँ ये पीटी नहीं है कि उसको हमको याद करना है, उसमें कुछ वर्ड्स पूछे जाएंगे हम और टिक कर देंगे, ये आपको लिखना है यही चीज। इसलिए यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मग अप। तो क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिटेड देमसेल्व्स लार्जली टू एलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर्स। यानी कि पहले के जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, जो देशों में पुराने क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लेट लिखा गया, बहुत से देशों में उससे पहले लिखा गया या अनरिटन फॉर्म में बना। तो वो क्या उनका फोकस होता था कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने बताया कि वो जो है ये तय करता था कि किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगा, किसके पास फैसले लेने की शक्ति, यानी सरकार कौन बनाएगा, तो ये बताने का काम करती थी। कॉन्स्टिट्यूशन का इतना ही फोकस होता था कि दे एलोकेटेड टू एलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर, एलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर। बंटवारा के सेंस में है, देना, उसको सौंपना, बंटवारा नहीं, सौंपना, इसको समझिए, लिख लीजिए एलोकेशन, सौंपना। एलोकेशन का मतलब है सौंपना। एलोकेट मीन्स टू गिव। तो किसको डिसीजन मेकिंग पावर सौंपा जाए, समझ रहे हैं? सौंपना एक स्पेशल वर्ड है कि हम अपना चीज किसी को हवाले करते हैं, नॉट परमानेंटली। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग। एलोकेशन फॉर टाइम बीइंग में। हाँ, तो एलोकेशन, एलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, एंड सेटिंग सम लिमिट्स टू गवर्नमेंट पावर। जैसा अभी आपने पढ़ा, पीछे कल देखा था लास्ट लेक्चर में, कि अगर हम किसी को सरकार में चुन के भेज देते हैं और वो फिर पता चला हमारे सिर पे डंडा बजाने लगता है, तो हम चुन के भेज रहे हैं कुछ खास काम करने के लिए कि हाँ वो व्यवस्था करे समाज में, वो कानून व्यवस्था मेंटेन रखें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें, लोगों का ठीक से कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखें,
सिस्टम सारा चलता रहे, इसके लिए भेजा है। इसके लिए नहीं कि आप हमारे यहाँ ही आके हमारे सिर पे जूता बजाइए। भस्मासुर, मैंने बताया था कि भस्मासुर ऐसा वरदान दे दिया कि अब भस्मासुर उन्हीं को लेके कि अब इन्हीं को भस्म कर देता हूं, दौड़ पड़ा। तो भस्मासुर नहीं बनने देना है कि पावर हमने दे दिया और वो हमारे ही लिए शत्रु बन गया। तो गवर्नमेंट में हम चुन के भेज देते हैं और पता चला कि वो हम ही पर राज कर रहा है, हमारे पर डंडा बजाना शुरू कर दिया। सबको बराबर पावर हाँ, दे के बांध देना। तो एक उसको दूसरे नहीं, उस पर उल्टा लिमिट्स रखना, उस पर अंकुश रखना कि हाँ आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आपको ये करने के लिए हमने चुना है, भेजा है, इतना ही पर फोकस रखिए, बाकी करने की जरूरत नहीं है। तो लिमिट्स टू गवर्नमेंट पावर। But many 20th century constitutions, of which the Indian Constitution is the finest example, also provide an enabling framework for the government to do certain positive things. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, to do certain positive things, enabling framework to do certain positive things। यानी कि जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो सिर्फ इसी पर फोकस नहीं रखते हैं कि हमको जो है डिसीजन मेकिंग पावर्स देना है, किसको देना है, कैसे देना है, बट हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है, ऐसा एक माहौल बनाना है, ऐसा व्यवस्था बनाना है जिससे, फ्रेमवर्क यहाँ व्यवस्था, माहौल, हाँ, फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स, कि जिससे कि जो सरकार है वो कुछ अच्छे कार्य कर सके, पॉजिटिव थिंग्स वो कर सके। समझ गए? पहले जो संविधान होते थे उनमें सिर्फ इतना फोकस होता था कि भाई किसको मिलेगा पावर, कौन राज करेगा और कैसे राज करेगा, बस इतना बताते थे। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो इस तरह का एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा फ्रेमवर्क, ढांचा बनाने की कोशिश करते हैं कि जो सरकार को कुछ अच्छे काम करने में मदद कर सके। ठीक है, टू इनेबल मतलब मदद करना, हेल्प, इनेबल मदद करना, इनेबलिंग फ्रेमवर्क मतलब हेल्पिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स। समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेनी 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशंस जो नए इधर बने, 20th सेंचुरी में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए, of which the Indian Constitution is the finest example, जिसका कि 20th सेंचुरी में लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे अच्छा उदाहरण है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं? दे ऑल्सो प्रोवाइड एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स। तो वो ऐसा एक जो है हेल्पिंग सिस्टम बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं गवर्नमेंट के लिए कि जिससे वो कुछ पॉजिटिव थिंग्स यानी अच्छे काम कर पाएं, कल्याणकारी काम कर पाएं। टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी, और वो समाज की उम्मीदों, समाज की आकांक्षाओं, उनके सपनों को पूरा कर सके। समझ गए? आखिर सरकार किस लिए हम बनाते हैं? आज हम क्या चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि सरकार हमको खाली हुक्म चलाए हम पर, कि हम चाहते हैं कि सरकार बने तो हमारे लिए काम करे, सड़कें अच्छी बनाए, बिजली व्यवस्था अच्छी करे, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी करे, हॉस्पिटल अच्छे मेंटेन करे, ट्रैफिक मेंटेन करे, हर चीज़ में किसानों के लिए सबको मदद करे उनका, ताकि हम अपना जीवन बेहतर ढंग से जी सके। सोचिए, आखिर लोग मोदी को क्यों वोट दे रहा है? एकदम देखिए, जोड़िए, बिल्कुल करंट से जोड़ के देखिए, आखिर सब कोई मोदी को क्यों वोट दिया? मोदी क्या है? मोदी इज द गवर्नमेंट, विश्वास जीत के, मोदी इज द गवर्नमेंट, विश्वास जीतने के बाद। तो मोदी को क्यों वोट दिया लोगों ने? क्योंकि मोदी ने क्या बोला कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, यानी कोऑपरेशन ऑफ ऑल एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल। नहीं, बोलने का तरीका नहीं, उसका कोशिश भी है, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहा है।
तो ही गेव द स्लोगन कि सबका साथ सबका विकास, यानी सबको हम कोऑपरेट करेंगे, सबका कोऑपरेशन चाहते हैं, सबका कोऑर्डिनेशन करेंगे और सबका विकास करेंगे, सबका डेवलपमेंट होगा। यानी तो लोगों ने मोदी को वोट दिया। क्यों वोट दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि हम सब साथ मिलजुल के और सबका विकास हो, इसलिए ना वोट दिया लोगों ने। तो लोगों ने किस लिए वोट दिया? विकास का मतलब क्या है? बेहतर जीवन, बेटर फैसिलिटीज, सक्सेस, है ना? हाँ, हर चीज में आप समझिए लाइफ में क्या है, कोई बिजनेस करता है तो वो क्या चाहता है? उसके लिए बेटर क्या है? बेटर रोड्स, बेटर इलेक्ट्रिसिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर गवर्नेंस, बेटर टैक्सेशन, ऑटोमोबाइल्स भी तो वही का तो सारा उसमें आ गया ना कि जो भी चीज है तो हर किसी के लिए ऐसा ही है। टैक्स पे भी लगाम लगाना। तो हम क्या चाहते हैं? वी वांट द गवर्नमेंट टू डू बेटर थिंग्स फॉर अस, टू मेंटेन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले से वो बेहतर हमें सेवा दे। मोदी ने क्या कहा लोगों का विश्वास जीतने के लिए? मैं सेवक हूं लोगों का, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं, आई एम द पब्लिक सर्वेंट। तो लोग खुश हो गए। लोग खुश क्यों हो गए? समझिए, देखिए एक एक बात यहां जो आप पढ़ रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है, दम रिलेट करके समझिए। लोग क्यों खुश हो गए जब उसने सेवक कहा, मैं नौकर हूं? क्योंकि पीपल वांट द गवर्नमेंट टू सर्व देम। लोग ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट बना रहे हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ काम कर सके, हमारे सेवा करे, हमें अच्छी स्कूल, अच्छी एजुकेशन सिस्टम दे, अच्छा हमें रोड्स दे, अच्छी बिजली प्रोवाइड करे, अच्छा जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। जो बिजनेस करता है वो सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूं। जो पढ़ रहा है वो सोचता है मुझे बेहतर एजुकेशन का फैसिलिटी मिल सके ताकि मैं बेहतर से बेहतर पढ़ाई कर सकूं। जो जॉब कर रहा है गवर्नमेंट में वो सोचता है मुझे बेहतर से बेहतर वर्किंग कंडीशन मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब सैलरी मिले। तो वी वांट द गवर्नमेंट टू सर्व। हम चाहते हैं कि हमने जिस चीज़ के लिए आपको चुन के भेजा, आप हमें काम करके दीजिए कुछ, इसके लिए आपको चुन के भेज रहे हैं। इसके लिए नहीं कि वहां बैठ के गद्दी पर और हम पर हुक्म चलाइए खाली। तो वही यहां लिखा हुआ है कि गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी। आज हिंदू इतने खुश क्यों हैं मोदी के सरकार बनने से? मोदी बन गया, हमारा राम मंदिर बना दिया, हमारा ये बना देगा, हिंदू धर्म का विकास होगा, सब खुश हैं क्योंकि ये उनके एस्पिरेशंस हैं, उनके उम्मीदें हैं हिंदुओं की कि एक हिंदू देश बन जाए, हिंदू धर्म को जागृत करे, फिर से हिंदू धर्म को रिवाइव करे। लेकिन फिर मुस्लिम लोग का क्या? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो जो समाज के एस्पिरेशंस हैं, देखिए आज राम मंदिर बन गया, बनारस को डेवलप किया, जितने भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। जो है क्या बोलते हैं, उनको ऐसा फील हो रहा था कि हमें दबाया जा रहा था, हमारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया, उनको मस्जिद बना दिया गया, तो उनको फिर से रिजुवनेट किया जा रहा है, फिर से रिवाइव किया जा रहा है। बहुत जगह खोजा जा रहा है कि मंदिर था कि मस्जिद था। तो लोग खुश हैं कि नहीं? तो कहीं ना कहीं सरकार क्या कर रही है? लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। किसानों को बोला कि किसानों का हम डबल कर देंगे आमदनी, डबलिंग द फार्मर्स इनकम। तो ये क्या है? किसान चाहते हैं कि हमारी आमदनी डबल हो, तब ना उसको वोट दिया। तो दीज आर द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। ये लक्ष्य हैं समाज के और उम्मीदें पूरा करने के लिए। तो वो बताता है संविधान, टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। तो संविधान में ये लिखा जाता है कि उस समाज के क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या पूरा करना होगा गवर्नमेंट को। देखिए आपको डीपीएसपी पढ़ा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो क्या है? वो समाज के उन्हीं एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि आने वाली सरकारें जो है ऐसा करने की कोशिश करेंगी, जिसके तहत राइट टू फूड दिया गया, राइट टू वर्क दिया गया, राइट टू एजुकेशन दिया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया। अब सिविल प्रोसीजर, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, वो आने जा रहा है। तो
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, वो समाज के लक्ष्यों को बताता है, समाज के एस्पिरेशंस को बताता है कि लोग क्या चाहते हैं, और वही संविधान में लिखा गया। जैसे हमने लिखा प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, समाज, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड, यानी हमने पक्के तौर पे निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है। दृढ़ निश्चय मतलब solemnly। हाँ, सॉलेमली मतलब बिल्कुल दृढ़ता से, गंभीरता से। हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि इंडिया को हम ऐसा बनाएंगे, कैसा, इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा एक देश बनाएंगे। SOL सॉवरेन, SOVE, सॉवरेन, सोलेम, SOLEMN, सोलेम। तो हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट, ये देखिए एस्पिरेशंस है समाज के कि सॉवरेन हो, कोई हम में दखल करने वाला दूसरा ना हो, हम अपने मर्जी के मालिक हो, हमारा देश अपनी मर्जी का मालिक हो, दैट इज कॉल्ड सॉवरेन, कि जो फैसला है अपने आप से कर सके। यस, हाँ, कि सॉवरेन है, कि हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है जो फैसला करने के लिए, हम करेंगे जो अपने लिए। रिपब्लिक कर सकते हैं सॉवरेन, रिपब्लिक इज डिफरेंट थिंग। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, जो मानवता बराबरी के सिद्धांतों पर बना हुआ, कि सब कोई आदमी है तो बराबर है। एग्जैक्ट मीनिंग यही हुआ। हाँ, समानता, समाजवादी। सोशलिस्ट का मतलब हो कि सब बराबर, हाँ, इक्वल समाज। हाँ, वेयर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब हाँ, तो लोगों की उम्मीदें थी कि भाई कोई आजाद भारत ऐसा हो। आज देखिए उसको कहते हैं अमृत महोत्सव और क्या क्या नाम दे रहे हैं, अमृत काल, कि एक ऐसा भारत बनाएंगे, नए भारत की बात करते हैं मोदी। वो क्या है, वो एस्पिरेशंस है समाज का। हम एक डेवलप्ड इंडिया, देखिए अभी आपको करंट अफेयर से पढ़ा था कि ये जो युवा शक्ति है ये इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बना सकता है, पढ़े थे ना एक दिन। अभी हाँ, तो डेवलप्ड नेशन मतलब क्या है, एक विकसित भारत, यानी दैट इज द बेटर इंडिया, द बेटर कंट्री, बेटर लाइफ फॉर द पीपल। तो दीज आर द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जहां धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, सेक्युलर हो, सभी धर्मों को जहां रिस्पेक्ट दिया जाता है बराबर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो। तो ये भी लोगों का उस समय सोच था कि धर्म के नाम पर इस देश में कोई भेदभाव नहीं होगा, सेक्युलर। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, यानी जहां लोगों का शासन हो, जहां कोई तानाशाह नहीं हो, डेमोक्रेटिक यानी रूल ऑफ द पीपल, जहां लोगों के हिसाब से सरकार चले, तो ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी, ही इज इलेक्टेड। रिपब्लिक का मतलब ये यस, रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट, द पोस्ट ऑफ द हेड ऑफ स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी। तो ये नहीं है कि कोई सिर्फ उत्तराधिकारी या हेड ऑफ स्टेट बन जाएगा क्योंकि उसका बड़ा बेटा है, उसका उत्तराधिकारी है। जैसे राजाओं के शासन में होता था मोनार्की खत्म हुआ तो रिपब्लिक आया। द फ्रांस वॉज द फर्स्ट रिपब्लिक। तो वहां राजा को और सबको सिर काट दिया गया, दे वर गुलेटिन्ड। ये कब का बात है? यही 1200, 1300, 1400, 1500। अरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ है 1776। उसी समय से Yes. उसको सबका सर काट दिया। यस, जितना वो लोग कहा कि एक भी लोग के फैमिली में इनका खून नहीं बचना चाहिए कि साला फिर कोई ऐसा पैदा हो जाएगा, तो जितने उनके खानदान थे सबको एक साथ बिठा के एग्जीक्यूट किया गया। जो कि एक भी उनका सोच था कि इसका खानदान का एक बूंद खून भी नहीं बचना चाहिए कि जो फिर ऐसा कोई जन्म ले ले। द लुई 16th वॉज एग्जीक्यूटेड विथ एंटायर फैमिली। और उस समय भी देखिए कहां से कहां, रानी को उस समय भी एहसास नहीं था। रानी कह रही है, जब उसको जनता की अदालत में फैसला सुनाया जा रहा था तो रानी कह रही राजा से कि आप ये सब कैसे सुन सकते हैं,
ये लोग को ऐसे कैसे बोलने की आप इजाजत दे सकते हैं? जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, कौन सी रानी वो फ्रांस? उन्हीं की रानी पत्नी लुईस 16 की रानी। अच्छा। तब जो है सबका फिर वहीं सबको जाके सिर काट दिया गया सबका। जनरल मैरी एंटोइनेट नाम था, उसका भी काट दिया गया। हाँ सबका जो है। तो एवरी डिस्टेंट रिलेटिव वाज एग्जीक्यूटेड, कि कोई बचे नहीं। इतना लोग घबरा गए थे वो लोग के शासन से। दे हैड टॉर्चर्ड सो मच द पीपल। समझ रहे हैं कैसे लोगों में आज़ादी की भावना पर इतना उन्होंने टॉर्चर कर, खाली टैक्स दो टैक्स दो, हम अयाशी करेंगे, तुम टैक्स पे करो, मेहनत करो तुम, और तुम्हारे पैसे से अयाशी करें हम। ये रूल हो गया था फ्रांस का। जितना राजा और उसके सब जो थे चेला चपाटी और परिवार सब, वो थे कि टैक्स वसूलो, पूरा टैक्स लगा दो सब पर। किसान है मेहनत कर रहा है टैक्स दो, मजदूर है मेहनत कर रहा है टैक्स दो, और टैक्स से हम अयाशी करें खाली। तब जो है लोगों का रिवॉल्यूशन आया, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड दे बिहेडेड एवरी वन ऑफ दैट फैमिली, एंड देन द रिपब्लिक वॉज इस्टेब्लिश्ड। कि अब ये तय किया गया कि लोगों का शासन होगा और जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो चुना जाएगा, वो हेरिडिटरी नहीं होगा। क्योंकि जहाँ हेरिडिटरी होता है वहाँ ये अत्याचारी हो जाते हैं, मनमौजी हो जाते हैं, आर्बिट्ररी टिरेंट्स, डिस्पॉट्स। तो मोनार्की गई तो आया रिपब्लिक, वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी बट इलेक्टेड, चोजन बाय द पीपल। तो ये कहा जा रहा है कि तो यही हमारे संविधान में इसलिए लिखा गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to, देखिए समझिए प्रियम्बल में ही सारा तत्व है संविधान का, एंड टू एंश्योर एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status, equality of status and opportunity, नहीं सॉरी, justice, liberty, equality, justice सबसे पहला वर्ड है जस्टिस, न्याय। इसके हम जो भी नागरिक हैं उन सबको हम न्याय दिलवाएंगे। किस तरह का न्याय? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी समाज में न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, यानी कि रोजगार, जीवन के मौके जो कमाने धंधे इस सब में सबको बराबरी हो, एंड पॉलिटिकल, और फिर राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से। जस्टिस, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, आज़ादी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड इंश्योरिंग टू इट्स इंडिविजुअल्स फ्रेटर्निटी, तो भाईचारा बनाए रखें, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और ये सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति की गरिमा हो इस देश में, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की, चाहे वो गरीब से गरीब हो, कमजोर से कमजोर हो, उसकी भी डिग्निटी है इस देश में, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और साथ ही साथ देश भी हमारा एकता रहे, देश की अखंडता रहे, उसको कोई हिस्सा कोई तोड़ नहीं सके। तो ये हमने लक्ष्य तय किया संविधान के प्रियम्बल में, कि जब लिखा गया संविधान इन लक्ष्यों के साथ, वही कहा जा रहा है यहाँ कि एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। तो ये कह रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनेस्ट एग्जाम्पल, provides an enabling framework for the government to do certain positive things, to express the aspirations and goals of society. The Indian Constitution was particularly innovative in this respect. और कहा जा रहा है खास करके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत ही इनोवेटिव ढंग से इस चीज को लागू किया, बहुत ही नए ढंग से प्रयोग किया, इसको लागू किया। क्या किया? Societies with deep entrenched inequalities
ऑफ वेरियस काइंड्स, यानी ऐसे समाज जिनमें बहुत गहरे तक ये भेदभाव की भावना बैठी हुई है। डीप एंट्रेंच्ड मतलब अंदर तक घुसी हुई, और जहां खाई बनी हुई है तरह तरह के लोगों के बीच में, कभी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। अंदर तक डीप एंट्रेंच्ड, दबा, अंदर तक घुसी हुई गहरी खाइयां। ट्रेंच मतलब गहरी खाई होता है। ट्रेंच मीन्स, यस, ट्रेंच मीन्स खाई। तो वही कह रहा है कि डीप एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज, यानी जो भेदभाव की भावना है वो बहुत अंदर तक गहरी है, बहुत गहरा है, फैला हुआ है, बैठा हुआ है सबके दिमाग में। ऑफ वेरियस काइंड्स, अलग अलग तरह का, कोई जाति के नाम पर है, कोई धर्म के नाम पर है, कोई पढ़ाई लिखाई काबिलियत के नाम पर है, जैसे अभी आप बता रहे थे अपना। नहीं, ये भी सब है। बहुत लोग हैं ऐसे जो अपने आप को समझते हैं कि हम ही काबिल हैं और बाकी सब बेकार है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पास पैसा है तो हम ठीक है, जिनके पास पैसा वो अच्छे हैं, बाकी सब बेकार है। हाँ, ये सब भी भेदभाव है। कुछ लोग सोचते हैं जैसे अपने मेरिट के उसमें रहते हैं पागल, कि हाँ हाँ जो मेरिट है बस समाज में, का प्रोफेसर, वही मैं कह रहा हूँ कि मेरिट है बस, हम ही में मेरिट है तो हम ही हैं, और तो कोई सब बेकार है। किसी को पावर का है कि हम पावरफुल है, हम भाई एकदम अफसर है तो हम हैं, बाकी सब बेकार है। बाकी सब, हाँ, ये सबका भी घमंड है। ठीक है, अब बाकी सब तो आप जाने, पैसे का, तो पद का, तो शक्ति का, जैसे देयर डिफरेंट टाइप्स, कास्ट का। तो वही कहा जा रहा है कि सोसाइटीज विथ डीप एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज ऑफ वेरियस काइंड्स will not only have to set limits on power of government। तो ऐसे समाज जहां इतनी गहरी तक भेदभाव बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में, उनको न केवल सरकार पर एक लिमिट लगाना होगा, but they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation। तो क्योंकि भेदभाव है और सरकार भी भेदभाव पर उतर आई, फिर सरकार कल को कह दे कि कल से खाली हिंदुओं को नौकरी मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी, फिर तो जहां इतना भेदभाव है वहां हमको न केवल सरकार पर अंकुश लगाम लगानी पड़ेगी, बल्कि उसको ऐसा फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी ताकि वो समाज के भेदभाव को दूर कर सके, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वालिटीज है, उनको दूर कर सके। ऐसा एक सिस्टम, ऐसा फ्रेमवर्क भी हमें उसको बना के देना पड़ेगा। आज देखिए कि रिजर्वेशन किया गया तो कितने लोगों को फायदा हुआ है। बहुत से लोग जो पिछड़े हुए थे, जिनको मौका नहीं मिल पाता था, उनको भी मौका मिला, और उनके साथ साथ उनके पूरे समाज को मौका मिला, वो डेवलप हुए, वो भी एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो आखिर कैसे ये हो पाया? जो पहले लोगों की शिकायत रहती थी कि हमें कोई मौका नहीं देता है, हमें सब दबा के रखते हैं, हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारी जाति को ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, तो सब कुछ मिलने लगा। आज देखिए, आज तो रिजर्वेशन पर ही सारी पॉलिटिक्स हो गई है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि जिससे कि सरकार जो है कुछ अच्छे कदम उठा सके। तो ये भी सरकार का, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन होता है। आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एस्पायर्स टू बी ए सोसाइटी that is free of caste discrimination, that is free of caste discrimination।
तो यहां कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया जो है एक ऐसा समाज चाहता है, भारत देश, जहां कोई जाति का भेदभाव न हो, जातिवाद नहीं हो। क्या यहाँ किस चीज की बात हम कर रहे हैं? कास्टिज्म की बात कर रहे हैं। जातिवाद। तो भारत चाहता है कि जातिवाद से मुक्त, जातिवाद से मुक्त हो। इफ दिस इज आवर सोसाइटीज एस्पिरेशन, द गवर्नमेंट विल हैव टू बी इनेबल्ड और एम्पावर्ड टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव दिस गोल। तो कहा जा रहा है कि अगर ये हमारे समाज का उम्मीद है, आकांक्षा है कि हम एक जातिवाद से मुक्त देश चाहते हैं, ऐसा समाज चाहते हैं जहां जाति पाति नहीं हो, जाति का कोई भेदभाव नहीं हो, तो उसके लिए क्या है, जो सरकार को ऐसा उसको एक सिस्टम देना पड़ेगा, हमें ऐसा उसको हमें एक व्यवस्था बना के देना पड़ेगा, इतनी शक्ति उसको देनी पड़ेगी कि जिससे वो सारे जरूरी कदम उठा सके ताकि ये लक्ष्य पूरा कर सके, यानी जातिवाद को खत्म कर सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश जातिवाद से मुक्त हो, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं हो, तो उसके लिए हमें सरकार को ऐसी शक्ति देनी पड़ेगी। एनजीओ चलता है उस तरह से कुछ चलाना चाहिए इसके लिए। किसके लिए? ये कास्टिज्म को खत्म करने के लिए चल रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ये चाहते हैं कि देश में जातिवाद न हो, तो हमें उसके लिए सरकार को ताकत देनी पड़ेगी, उसके लिए उसको पावर या उसको सिस्टम ऐसा देना पड़ेगा कि जिससे कि वो उसके लिए ज़रूरी कदम उठा सके, ऐसे कानून बना सके कि जो जातिवाद को पूरी तरह बैन करते हो या ख़त्म करते हो। अगर कहने का मतलब है कि हम कुछ भी चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि देश में जातिवाद नहीं हो, देश से जातिवाद खत्म हो जाए, तो कैसे खत्म हो जाएगा? अपने आप तो होगा नहीं, सरकार को करना पड़ेगा। तो सरकार कैसे कर पाएगी, कब कर पाएगी? जब हम सरकार को ऐसा फ्रेमवर्क देंगे, ऐसा उसको शक्ति देंगे, उसको हम कहेंगे कि हाँ हमें जातिवाद खत्म करना, आप इसके लिए कानून बनाइए, आपको हम शक्ति दे रहे हैं। तो संविधान उसको शक्ति देगा। सरकार को शक्ति कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार के पावर्स कहाँ डिफाइन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसको ऐसे पावर्स दिए जाएंगे कि जिससे वो जातिवाद को खत्म कर सके, ऐसे कानून बना सके जो कास्टिज्म को खत्म करते हो, तभी ना ये हो पाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि इफ दिस इज आवर सोसाइटीज एस्पिरेशन, द गवर्नमेंट विल हैव टू बी एनेबल्ड और एम्पावर्ड टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव दिस गोल। तो उसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने पड़े वो सरकार उठाए पाए, ऐसा उसको शक्ति हमें देना पड़ेगा, तभी ये लक्ष्य हम हासिल कर पाएंगे। इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका विच हैड अ डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हाँ
कि in a country like South Africa which had a deep history of racial discrimination, कहा जा रहा है कि एक ऐसा देश ले फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका जहां नहीं रेशियल रेस के आधार पर मानव जाति के आधार पर भेदभाव हो। हाँ, रेस वहां क्या डिस्क्रिमिनेशन था, किस चीज पर डिस्क्रिमिनेशन था? मानव जाति पे बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन, जिसको हम रेस कहते हैं। ये गोरा है, ये काला है, ह्यूमन रेसेस। तो रेस के आधार पर होता है, किसी का स्किन जो है फेयर होता है, गोरा होता है, किसी का थोड़ा डार्क होता है, किसी का ज़्यादा डार्क होता है, किसी का बिल्कुल ब्लैक होता है। वो अलग अलग कलर्स हैं ऑफ द स्किन, दे डिपेंड ऑन द रेस। तो इसको कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ इट वॉज द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन। वहाँ था कि जो गोरे हैं उनको नहीं, बाकी जितने भी हैं उनको जो है अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड हमेशा लेना, कहीं भी उनको दिखाना पड़ेगा आइडेंटिटी कार्ड। उनको कूली कहा जाता था वहाँ। ब्लैक्स जो भी था, गोरे को छोड़ के जो भी था, ब्लैक नहीं कहेंगे डार्क कलर, ब्लैक तो बहुत अफ्रीकन हो जाते हैं, हम लोग भी उसमें आते हैं, हम लोग थोड़े ब्लैक हैं। तो कूली मतलब कि एक आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था कहीं पे भी जाना। कहीं भी आपको अपने साथ आई कार्ड रखना जरूरी कर दिया गया कि यू विल हैव टू कीप आई कार्ड एंड यू विल हैव टू शो व्हेनेवर एनीवन आस्क्स। तो गांधी जी ने कहा कि भाई क्यों दिखाएं, और गोरों के लिए क्यों नहीं ऐसा है? वाई शुड द डार्क पीपल दे शुड कैरी आईडी कार्ड्स? या और ऐसे बहुत से नियम आए थे। ये तो मैंने एक उदाहरण आपको सिर्फ दिया सिंपल। तो उनको कहीं भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता था इस तरह के। गांधी जी इस चक्कर में गिरफ्तार बहुत बार हो गए होंगे। गांधी जी गिरफ्तार नहीं, गांधी जी इसी का केस लड़ने गए थे अफ्रीका। वहाँ जो है गांधी जी ने अखबार में देखा कि एक वकील की ज़रूरत है, वहाँ गए तो इन्हीं के साथ पहले बर्ताव हो गया कि भाई डार्क कलर थे, ट्रेन से जा रहे थे, तो कहे कि भाई ये कुलियों के बैठने का जगह नहीं है। टीटी ने कहा, तो ये कहे हम कुली थोड़े, हम अटॉर्नी हैं, वकील हैं हम। बोला इस देश में कोई डार्क कलर्ड अटॉर्नी नहीं है। बोला है, अगर नहीं है तो पहला मैं आ गया हूँ। तो फिर क्या वो तो क्या कहे कि तो उससे कुछ नहीं होता है। जो बोला कि गांधी बोले अरे भाई मैं फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हूँ। बोले टिकट लो, चाहे जो अगला स्टेशन है उनको उतार के बाहर फेंक दिया। पिट्सबर्ग, यस, पीट्स मारिट्सबर्ग, वहाँ उनको उतार के तब उन्होंने देखा कि ऐसी सरकार है जो लंदन में तो हम लोग को सिखाती है कि वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब ईश्वर की संतान हैं, और ये ऐसा व्यवहार है यहाँ कर रहा है आके प्रैक्टिकल में। जो लंदन में जब हम पढ़े तो वहाँ तो हमको सिखाया गया, यही अंग्रेज पढ़ाते थे कि वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब ईश्वर की संतान हैं, हमें कोई फर्क नहीं है। और यहाँ जो है आके ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि हमको बताइए, हम टिकट भी लिए हुए हैं, वो सब है, उसके बावजूद उठा के फेंक दे रहा है कि आप चलने लायक नहीं है इस कोच में, आप जाइए कुलियों के साथ रहिए। व्हाट इज दिस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दे आर सो डिफरेंट। एंड देन फिर जब वो और लोगों से मिला, खुद तो उनको अपमान हुआ, फीस हुआ तो ठीक हुआ ही। जब वो आए थे तब जब लोगों से मिले तो लोगों ने कहा कि हमारे लिए इतना डिस्क्रिमिनेशन है, ये कानून बना दिया, वो कानून बना दिया। तब गांधी जी ने कहा कि मैं इसको सरकार को इसको गिरा के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। तो फिर वापस क्यों चले आए थे इंडिया? वहाँ जब काम पूरा हो गया, वहाँ सारा वो सब लॉज हट गया, सब हो गया था, तब इंडिया आए। जिस काम के लिए वो लड़े उतना साल। साउथ अफ्रीका कब स्वतंत्रता हुआ? आज़ाद तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन वहाँ जो वो लड़ रहे थे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया था। डिस्क्रिमिनेशन केवल खत्म। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया था। कब हुआ था ये? साउथ अफ्रीका आज़ाद हम लोग के कुछ साल बाद हुआ है। चाइना तो 49 में हुआ है। हाँ, तो मतलब कि लगभग 1945 से 50 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब कि जो कहने का मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, उसी के बाद सब आज़ाद हुए, सब आज़ाद हुआ। मतलब कि इतना ज़्यादा पावर कम हो गया था इंग्लैंड का।
अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता तो पूरा देश पे अभी भी राज करता। यहाँ भी होता, यहाँ पे भी होता है। दूसरा कहाँ बात कर रहे हैं, यहीं होता। हाँ। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि जैसे हम एक साउथ अफ्रीका जैसे देश को लें, जहाँ की इतना डीप था वहाँ और लंबा इतिहास था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू इनेबल द गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो वहाँ जो नया संविधान लिखा गया उसमें ऐसा शक्ति दिया जाना था सरकार को कि वो जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म कर सके, तब ना हो पाता। यस सर। मोर पॉजिटिवली More positively, a constitution may enshrine the aspirations of a society। अगर और ज़्यादा बढ़ के कहा जाए तो एक संविधान क्या करता है, इट में एनश्राइन द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी। लिख लीजिए इसको, इस लाइन को, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इतना अच्छा लिखा हुआ है, सब लिखवा रहे हैं आपको, आप समझ नहीं रहे हैं उसका वैल्यू। नहीं ठीक है। ये पेज नंबर कितना है? इसको हम डार्क कर देंगे ना, वहाँ पर जब फ्रेश में लिखेंगे ना। 7 सो कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन का मतलब उसका एक मूर्ति की तरह स्थापित करना, यानी उसको जैसे भगवान की तरह स्थापित कर देना, एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दे देना। एनश्राइन, कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन द एस्पिरेशन। जैसे कि देखिए हमारे संविधान में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये एस्पिरेशन है समाज के, जिसको हाईएस्ट दर्जा दिया गया हमारे देश में। इट हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू, द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, द एस्पिरेशंस क्या है, समाजवाद, सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको हाईएस्ट प्रियम्बल संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। सब चीज उसके तहत है, सब उसके आगे फेल है। उसको एनश्राइन कर दिया, यानी उसको बहुत ही ऊंचा दर्जा, भगवान की तरह का दर्जा दे दिया। बहुत ही ऊंचा, बहुत ही ऊंचा दर्जा देना। भगवान का माने, हाँ, एक कहने का मतलब है कि गिविंग अ वेरी हाई इम्पोर्टेंस की तरह ये मूर्ति स्थापित कर देना, ये सब आइडियल थोड़ी ना यूज किया यहाँ ने एनश्राइन का यहाँ यूज़ किया। ऐसे उसका मतलब वो भी होता है, श्राइन जो है ना, वो मंदिर को ही, जैसे वहाँ है सब श्राइन बोर्ड मैनेज करता है, जितना तिरुपति है ये सब है, उसको श्राइन, वहाँ टेम्पल नहीं कहते, उसको श्राइन कहते हैं। एक सप्ताह पहले ही ना, या सबरीमला है, हाँ, तो उसको कहते हैं तिरुपति देवस्थानम श्राइन बोर्ड, या सबरीमला जो है वहाँ श्राइन कहा जाता है किसी मंदिर को श्राइन कहा, हाँ, मंदिर या मूर्ति को श्राइन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी। संविधान और क्या करता है, समाज के लक्ष्यों को एक बहुत हाई इंपॉर्टेंस दे सकता है, ऊंचा दर्जा दे सकता है, देता है। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल थॉट दैट each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान लिखने वाले थे, बनाने वाले थे, उन्होंने सोचा, थॉट दैट ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी, समाज के हर इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति जो है समाज का, ईच इंडिविजुअल, यहाँ देखिए इंडिविजुअल पर फोकस है,
ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी शुड हैव ऑल, उसको वो सब उसके पास होना चाहिए, दैट इज नेसेसरी फॉर देम टू लीड अ लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल रिस्पेक्ट। कि कम से कम उसको जो है एक इज्जत के साथ और अपना स्वाभिमान के साथ जीने लायक वैसा सब कुछ हो। केवल नीचे का सिक्का तो ये हो गया। इसमें नहीं हुआ, चलो मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट। तो संविधान बनाने वालों ने सोचा कि हर इंडिविजुअल जो है उसके पास वो सब होना चाहिए जो ज़रूरी है समाज में इज्जत और स्वाभिमान से जीने के लिए। यानी हर व्यक्ति को एक कम से कम स्वाभिमान और इज्जत से जीने की ज़िंदगी मिलनी चाहिए। ऐसा हमें एक देश बनाना चाहिए, ऐसा हमें सरकार होनी चाहिए देश में। मिनिमम मटेरियल वेल बीइंग, यानी कम से कम जीने लायक जो भी कुछ उसको ज़रूरत होता है वो वैसा सब चीज़ उपलब्ध होना चाहिए। मटेरियल मतलब वैसी चीज़ें उसको उपलब्ध होना चाहिए। वेल बीइंग मतलब कि अच्छे तरह, हाँ, अच्छे से ठीक से रह सके, तो वो सारी चीज़ें उसको मिले जो वो एक सामान्य ठीक ठाक ज़िंदगी जी सके। एजुकेशन और साथ ही साथ उसको शिक्षा वगैरह भी मिल सके। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स The Indian Constitution enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable। तो ये कह रहा है कि जो भारत का संविधान है वो सरकार को ऐसी शक्तियां देता है टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, ताकि वो अच्छे कल्याणकारी कदम उठा सके, जो लोगों के फायदे के काम हैं उनको कर सके। As we go on, measures some of which are legally enforceable, जिनमें कुछ जो है ऐसे हैं कि जिनको कानूनी रूप से पालन कराया जा सकता है जबरदस्ती, जैसे अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया। अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया, तो अब कोई जो है ये छुआछूत का ये नहीं कर सकता है व्यवहार। जो अगर कोई करता है तो कानूनी रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्या किया गया? कहा नहीं गया कि हाँ भाई ये छुआछूत ये सब गलत है, व्यवहार नहीं कीजिए, बल्कि उसको कानूनी रूप से इट हैज बीन बैंड। तो लीगली वो एनफोर्सेबल है कि अगर कोई छुआछूत का व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एंड उसी तरह जैसे देखिए कि अब नया आया SC/ST एक्ट आया। SC/ST एक्ट है जो सरकार, भारत सरकार का भी और राज्यों में भी है। तो कोई भी किसी को, कोई पिछड़ा है, दलित है, किसी भी उसका है, उसको कोई अपमान सूचक बात नहीं कर सकता है, जाति सूचक बात नहीं कर सकता है। बहुत कड़ी धारा है उसमें, गिरफ्तार हो जाएगा, उसको बेल नहीं मिलेगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है उसमें। तो SC/ST एक्ट बनाया गया, बहुत ही कड़ा कानून हर राज्य में। यूपी में तो और कड़ा है, तो मायावती जी लाई हैं। तो क्या है? लीगली इन्फोर्सेबल, कि कोई किसी का अपमान नहीं कर सके, कोई किसी का भेदभाव के आधार पर किसी तरह से उसको समाज में ऐसा नहीं कि उसको प्रताड़ित करे या कुछ बोले, उसको अपमानित करे। तो ये लीगली एनफोर्सेबल है कि अगर कोई किसी को कहा और वो जाके कह दिया कि हमको ऐसे ऐसे बोला है, तो वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार हो जाएगा तुरंत। वैसे ही देखिए बच्चों के साथ गलत व्यवहार है, बच्चों को या महिलाओं को तरह तरह से अपमानित करना, इस तरह का कोई काम जो है, या महिलाओं का या बच्चों का शोषण, इतनी कड़ी धारा उसमें बेल नहीं मिलता है।
महिलाओं पे भी कमेंट कर देने पे भी। यस। और देखिए कि जैसे आया आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, अब उसमें जो है आपको आ गया है कि अगर कोई जो है महिला जो है शादीशुदा, उसको कोई बोलता भी है, अब वो शिकायत कर देती है, जो जो उस घर में रह रहा है सब जेल जाएंगे। पहले सिर्फ पति पर केस बनता था, अब जो है उसमें कर दी, क्योंकि ऐसा देखा गया समाज में कि ननद भी रह रही है, सब घरे में रह रही, अब कर दिया गया सब पति सास ससुर ननद भौजाई जितने लोग रह रहे हैं उस घर में सब जेल जाएंगे। अगर वो कह दे कि हमको ये लोग खाली कह दे कि हमको घूरते हैं, खाली घूरने पे भी। यस। घर के आदमी तो हाँ नहीं, आपको उसको घूरना भी नहीं है कि आप उसको घूर के, वो भी मेंटल टॉर्चर में आता है। यहाँ ये नहीं है खाली, पहले फिजिकल टॉर्चर में होता था कि मारपीट करता है, अब है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। आप ऐसा हरकत करते हैं कि उसको चिढ़ लगता है, आप उसको कुछ नहीं कर रहे हैं आप कुछ, लेकिन अपना ऐसा कुछ करते हैं कि देख के उसको चिढ़ लगे, जाके कह देगी बस सब जाइएगा जेल, और सभी जाएंगे, एक करेगा तो पूरा परिवार जाएगा। तो ये कानून बनाए गए हैं लीगली इन्फोर्सेबल, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज में महिलाओं का सम्मान बना रहे, बच्चों का जो है समाज में एक सम्मान, एक उचित स्थान बना रहे, उनको उचित जो है एक माहौल मिले, बच्चों का कोई फायदा नहीं उठाए, या दलित पिछड़े लोगों का कोई अपमान नहीं करे, उनका कोई शोषण नहीं करे, या जो भी। तो उसके लिए कई तरह के हमने सरकार को ये शक्तियां दी, तब ना उन्होंने कानून बनाया। मायावती जी ने कानून लाया, या और सरकारों ने कानून लाया। तो जब लोगों ने उनको शक्ति दी, संविधान ने उनको शक्ति दी, तब ना उन्होंने ऐसा कानून बनाया। अभी देखिए पॉक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एंड अदर क्राइम्स करके है। चिल्ड्रन के हाँ मतलब है, सो मतलब बच्चों का किसी तरह गलत यौन शोषण होता है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सबको भी नहीं छोड़ता है। हाँ, तो उसके लिए भी बहुत ही कड़े कानून है। अभी कोई गिरफ्तार हुआ, उस पर पॉक्सो के तहत एक्ट लगा है, तो बहुत मंत्री का कोई है वो कह रहा है कि हमको ये हटा दीजिए पॉक्सो का। कहाँ का बात है, कहीं का कोई, कौन, राजस्थान या मुंबई, कहीं कोई गिरफ्तार हुआ है, या यहीं का है पता नहीं। तो कहने का मतलब है कि दीज आर लीगली इन्फोर्सेबल, कानूनी रूप से वो बाध्यकारी हैं, आप पर जबरदस्ती वो लागू, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा। जैसे ये सब कदम, ये सब कानून कैसे बने? पॉक्सो एक्ट जो कांग्रेस सरकार ने लाया, SC ST एक्ट जो बहुत सारी सरकारों ने अपने अपने राज्य में या देश में लाया, ठीक है। उसके बाद आपको जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कांग्रेस सरकार ने लाया 2005 में, ठीक है। फॉरेस्ट ट्राइबल्स राइट्स एक्ट आया 2007 में, जिसमें आदिवासियों को अधिकार दिया गया, आदिवासियों को उसमें बहुत तरह के सुरक्षा दी गई कि आदिवासियों को कोई तंग नहीं कर सकता है, या उनके और अधिकार हैं जो भी हैं, ठीक है। तो ऐसे, या संविधान जब बना तब अनटचेबिलिटी को उसमें बैन किया गया। तो ये सारी चीजें, या बाद में रिजर्वेशन आया, रिजर्वेशन आया, जो कि कानूनी रूप से वो इन्फोर्स होती है, लागू होता है, कड़ाई से पालन होता है। As we go on studying the Indian Constitution, we shall find that such enabling provisions have the support of the preamble to our Constitution, and these provisions are found in the section on fundamental rights. तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, हम जानेंगे कि ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो प्रावधान किए गए हैं, ये जो उपाय दिए गए हैं, दे हैव द सपोर्ट ऑफ द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें हमें प्रियम्बल का जो है सपोर्ट है। प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल का यानी कि जो अभी मैंने आपको पढ़ा उसमें क्या कहा गया, प्रियम्बल का मैंने कि वी द पीपल ऑफ इंडिया
हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, सोशलिस्ट वहां वर्ड यूज किया, यानी समाजवादी, जो कहां किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, जहां सब इंसान एक जैसे हैं, बराबर हैं। तो ऐसे समाज में हम कैसे छुआछूत और कैसे भेदभाव, जातिवाद और फिर नस्लवाद या रंग भेद की नीति प्रतीत जो बोलते हैं, या फिर महिलाओं बच्चों के प्रति जो है गलत, या आदिवासियों के प्रति शोषण, दलित पिछड़े वर्गों का शोषण, ये सब कहाँ इनकी जगह है समाजवाद, समझ रहे हैं? तो ये समाजवाद के कारण है। तो समाजवाद कहाँ दिया गया है, सोशलिज्म कहाँ मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म कहाँ लिखा हुआ है? सोशलिस्ट रिपब्लिक प्रियम्बल, हाँ। तो यही कहा जा रहा है कि दीज प्रोविजंस, सच इनेबलिंग प्रोविजंस हैव द सपोर्ट ऑफ द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज प्रोविजंस आर फाउंड इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में ये हमें देखने को मिलते हैं, ये प्रोविजन, जहां फंडामेंटल राइट्स में कहा गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा, कि सरकार किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। और वहां ये भी ऐड किया गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम टेकिंग एनी पॉजिटिव स्टेप्स, कि किसी के लिए कोई करना है, जैसे रिजर्वेशन किया गया, बच्चों के लिए कुछ खास करना है, महिलाओं के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए कोई रोक नहीं लगाती है ये सब कानून। तो ये सब दिया गया है कहाँ? फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया है, एक तो प्रियम्बल में, और दूसरा ये देखिए पीटी में भी पूछा गया है क्वेश्चन पहले कि कहाँ मेंशन किया गया, ये सब कहाँ कहाँ दिया गया है। एक तो है प्रियम्बल, क्योंकि वहाँ हम कहते हैं समाजवाद, कैसा देश बनाने की बात करते हैं, सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है? कि जहां सभी बराबर हैं, जहां कोई भेदभाव नहीं है। तो भेदभाव नहीं है, तो भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया रिजर्वेशन, राइट टू एजुकेशन दिया गया कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी सरकार शिक्षा देगी, राइट टू स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दिया गया कि सबको बराबर मौका दिया जाएगा नौकरी का, जीवन में आगे बढ़ने का, कमाने खाने का। जमीन जो है सबको दिया, जो बिना जमीन का उसको भी जमीन सरकार देगी, कोशिश करेगी, इसके लिए किया गया सब। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये सब लिखा हुआ है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। और आगे देखिए क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, the directive principles of state policy also enjoin government to fulfill certain aspirations of the people। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, वो भी एंजॉइन मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी बना देते हैं, सरकार के ऊपर लागू करते हैं, टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, कि वो लोगों की कुछ उम्मीदों को, कुछ आकांक्षाओं को पूरा करें। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं दिए गए, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि ऐसा समाज देश में ऐसा हो, तो वो करना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि सबको बराबर काम का बराबर मुआवजा, ये नहीं कि आदमी है तो ज़्यादा पैसा मिले, औरत है या बच्चा है तो उसको कम पैसा दे रहे हैं, नहीं, जब काम बराबर है तो पैसा भी बराबर मिलना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सबको खाने का अधिकार, जीने का अधिकार मिले, कि सबको काम का अधिकार मिले, कोई बेकाम को नहीं रहे, कोई बेरोजगार नहीं रहे, कोई भूखा नहीं रहे। तो ये सारी बातें करने के लिए कहाँ कहा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में, जो आपने आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़े। ये स्टेट, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी, एंड आल्सो एंजॉयिंग गवर्नमेंट लिखा गया है यहाँ पर, स्टेट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशन। अरे स्टेट का मतलब कि गवर्नमेंट ही ना रूल करता है, स्टेट लिखेगा तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे स्टेट का मतलब क्या, इसलिए गवर्नमेंट लिखा है। अब यही स्टेट वर्ड पे तो अभी हल्ला चल रहा है, राहुल गांधी ने लिख दिया कि वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट,
राहुल गांधी ने अब ट्विटर पे लिख दिया या बोल दिया कि हमें तो इंडियन स्टेट से ही लड़ना पड़ रहा है। वो कहना चाहते थे गवर्नमेंट, बोल दिए स्टेट। यही सब गलती हो जाती है। इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट ठीक तो है, ठीक नहीं है, थोड़ा सा फर्क हो जाता है। इंडियन स्टेट और गवर्नमेंट एक ही चीज़ नहीं हो जाती है। स्टेट इज़ मच ब्रॉडर टर्म, गवर्नमेंट उसका एक छोटा पार्ट है। स्टेट मतलब सरकार, स्टेट मतलब सरकार नहीं होता है। स्टेट मतलब पूरा टोटल एवरीथिंग इज द स्टेट। स्टेट में लोग भी आते हैं, स्टेट में गवर्नमेंट भी आता है, स्टेट में जुडिशरी भी, सब कुछ आ जाता है। स्टेट कहा जा रहा है तो सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है। स्टेट का मतलब ये पूरा भारत देश। सरकार तो सिर्फ एक लिमिटेड उसका पार्ट है। सरकार जनता है, सरकार है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है। स्टेट का मतलब हो गया नेशन। हाँ, एवरीथिंग, द एवरीथिंग। तो यहाँ कर रहा है कि स्टेट मतलब एवरीथिंग, इसको क्लियर लिख लेते हैं ना। नेशन एवरी। देखिए, जो स्टेट के लिए कहा गया है तो वो गवर्नमेंट के लिए नहीं, वो जुडिशरी के लिए भी लागू है कि जब कहीं कोई केस मुकदमा चल रहा है वहां भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि भाई ये इस जाति का केस है कि उस जाति का केस है। ये जो मुजरिम है वो इस जाति का है तो उसको पता चला मौत की सजा दे दिया, और दूसरे जाति का कहा गया। वो जो कहा गया है वो स्टेट के लिए, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। और वो स्टेट में सब कुछ आ जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द पीपल। ऑल भारत के बाउंड्री के अंदर जो भी कुछ है वो सब मिला के स्टेट बनता है, ये जान लीजिए। गवर्नमेंट सिर्फ एक बॉडी है जो रूल करती है। गवर्नमेंट तो ठीक है, स्टेट मतलब कि एवरी। अब वो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल कंसेप्ट है। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आप सही से स्टेट का मतलब समझेंगे। स्टेट मीन्स एवरीथिंग, द पीपल, द लॉज, द गवर्नमेंट, द जुडिशरी, द कल्चर। लॉ। अभी आप सिंपल इस लिख लीजिए कि स्टेट मीन्स एवरीथिंग दैट इज, हाँ आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं कि ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Legislature, judiciary, and government and executive. और तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट ही दिया गया है, गवर्नमेंट के बारे में उतना नहीं लिखा गया है। वहाँ यही लिखा गया, हमेशा स्टेट ही वर्ड यूज किया गया है। तो वही ना, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट वर्ड क्यों यूज किया गया? जहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है वहाँ स्टेट यानी वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, वो लेजिस्लेचर के लिए भी है, वो जुडिशरी के लिए भी है। यानी देखिए, ये तो है कि सरकार नौकरी देगी, मान लीजिए कानून बनाने, तो कानून बनाने में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, या जुडिशरी न्याय देने में भी भेदभाव नहीं करेगी। ओवरऑल है, ठीक है, स्टेट मतलब ओवरऑल। तो यही कहा जा रहा है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो एंजॉइंस गवर्नमेंट to fulfill certain aspirations of the people. The fourth function, तो अब आ गया हमारा जो फोर्थ फंक्शन है, that is the fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society. तो चौथा जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो सरकार को ऐसा मौका देती है, ऐसी शक्तियां देती हैं जिससे वो समाज की उम्मीदों को पूरा कर सके और एक जस्ट सोसाइटी यानी एक न्यायपूर्ण समाज के लिए हालात पैदा कर सके। क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी।
मतलब ऐसे हालात बना सके कि जिसमें एक न्याय पर न्याय संगत समाज का निर्माण हो सके, बन सके, कि ऐसा समाज बन सके जैसे आज मोदी कह रहे हैं कि हम नया भारत बनाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, एक नया समाज बनाने की एक नींव रख रहे हैं, जहाँ न्याय आधा सबको न्याय मिले, जहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं हो। जस्ट सोसाइटी, अ सोसाइटी विच इज जस्ट, विच इज नॉट अनजस्ट। ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको कब जाना रहता है? निकलेंगे हम लाइब्रेरी। मैंने यहाँ से कब वही करना, अपना टाइम वगैरह वो सब कर लीजिए। ठीक है, आज का तो काफ़ी अच्छा खासा हो ही गया है। तो न्यूज़पेपर भी इसको कंप्लीट करने के बाद पहले कंप्लीट हो गया। तो इनेबलिंग, देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया गया है, क्या है इनेबलिंग प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? इनेबलिंग मतलब मददगार। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोलिंग द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट्स। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि खाली नियम कानून जो सरकार को पर लगाम लगाते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, दे ऑल्सो को याद करता होगा, समझना। हाँ, तो वही ना बोल रहे हैं, आपको समझ के सारा लिखना होगा, इसलिए बोल रहे हैं। अस्थिर हो के तो याद करना होगा। ये यही सब आपको रट लेना है, तो आप लिख दीजिएगा, विद्वान कहलाइएगा। तो इतने अच्छे लाइंस लिखिएगा, इतनी अच्छी भाषा है, तब तो इसलिए ना आपको बोले कि ये आपको दम मतलब अनमोल वचन है। ये सब इसको पढ़ के याद कंठस्थ करना है कि हम लिख सकें, बोल सकें। सुबह सुबह 4-5 हाँ, रीडिंग करिए, बोलिए, लिखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोलिंग द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, दे ऑल्सो गिव पावर्स टू द गवर्नमेंट फॉर परसुइंग कलेक्टिव गुड ऑफ सोसाइटी। क्या कह रहा है कि दे ऑल्सो गिव द पावर्स टू गवर्नमेंट। वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सरकार पर लगाम लगाने का काम नहीं करती है, बल्कि वो उसको शक्तियां भी देती हैं फॉर परसुइंग कलेक्टिव गुड ऑफ सोसाइटी, जिससे कि समाज का जो एक ग्रेटर पार्ट ऑफ या मोस्ट ऑफ द समाज का डेवलपमेंट हो सके, उसका बेटर हो। जिसमें जैसे मोदी जी ने क्या बोला, बहुत अच्छा स्लोगन चुना, सबका साथ सबका विकास, कि हम सबका साथ चाहिए और हम सबका विकास करेंगे। वो कलेक्टिव गुड ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि सबका विकास। तो यही यहाँ कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को ऐसे पावर्स भी देता है कि जिससे वो समाज का सार्वजनिक सबका कलेक्टिव गुड भला कर सके। मतलब लगे रहना, करना, उसको उसमें प्रयत्न करना, प्रयत्न पाने का कोशिश करना। इसको एग्जैक्टली प्रयत्न। हाँ, परसुइंग मीन्स ट्राई टू अचीव, trying to pursue, और persuade मतलब हो गया पा चुके हैं। परसुएड मतलब वो अलग होता है, परसुएड अलग वर्ड है। ये परसुएड का मतलब होता है मनाना, तैयार करना किसी। परसुएड अलग माना, परस्यूड अलग हो जाता है, परसुएड अलग है। UADE परसुएड का मतलब होता है मनाना, किसी को किसी चीज के लिए तैयार करना। मनाना किसी चीज के लिए तैयार करना, किसी बात के लिए तैयार करना, जो भी है किसी चीज करना। ओके, तो जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल एक दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका असाइंस मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका असाइंस मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द गवर्नमेंट। जैसे साउथ अफ्रीका जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वहाँ की सरकार को बहुत सारी जिम्मेदारी वो देता है। इट वांट्स द गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जैसे वो वहाँ की सरकार को कहता है कि आपको ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारा जो नेचर है, वहाँ का प्रकृति है, वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, कंजर्व्ड रहे। मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट पर्सन्स और ग्रुप सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा प्रयास करें कि जिससे जिन लोगों को आज तक भेदभाव किया गया है उनको जो है वो सुरक्षित रखे, उनको बचा के रखे ऐसे लोगों को। एंड प्रोवाइड्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिवली इंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग टू ऑल, हेल्थ केयर एट्सेट्रा। और साथ ही साथ वो ऐसा कोशिश करे कि जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाए वो कोशिश करे कि सबको वो जो है अच्छे से रहने की सुविधा दे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे, सभी लोगों के लिए ये उपलब्ध करा सके। ठीक है। उसके बाद फिर इन द केस ऑफ इंडोनेशिया ऑल्सो द गवर्नमेंट इज एंजॉइंड टू एस्टैब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम। इंडोनेशिया में भी वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ की सरकार को ये जिम्मेदारी देता है कि वो वहाँ के देश की एक शिक्षा व्यवस्था को बनाए और उसको वो चलाए। द इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट द पुअर एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। देखिए इंडोनेशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो गरीब बेसहारा बच्चे हैं उनको उनकी सरकार देखभाल करेगी। ठीक है। तो ये इनेबलिंग प्रोविजंस हैं अलग अलग देशों में, जिसमें 2 देश का आपको उदाहरण दिया गया है। ठीक है। तो यहीं तक आज इसको रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। यस सर। इसको ट्रांसलेट ये वर्ड में कैसे इसको यूज करेंगे? परसुइंग को परसुइंग को वर्ड में कैसे इसको यूज करेंगे सेंटेंस में? आई एम परसुइंग MA, आई एम परसुइंग B.Ed। लगा रहना। हाँ, लगे रहना है। आई एम परसुइंग, जब तक अचीव नहीं हो जाए तब तक लगा रहना। हाँ, सिविल सर्विसेज। जब तक प्राप्ति ना हो जाए तब तक लगा रहना कहने का मतलब। किसी का पीछा करना भी इसका मतलब होता है परस्यू का। आई परस्यूड हिम टिल भागलपुर, भागलपुर तक उसका पीछा करता रहा। कई मतलब होते हैं।